नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रामानुजन क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास की साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस चैप्टर में एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा था कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एसिड और बेसिस की हमने रिएक्शंस यानी कि अभिक्रियाएं अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ भी स्टडी की थी। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पीएच स्केल होता क्या है। पीएच एक इंडिकेटर है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिकेटर मतलब सूचक, यानी कि वो पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ हमें एसिड है, बेस है या फिर सोल्ट है, यानी कि अम्ल है या फिर क्षारक है। इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। जिनमें से कुछ थे जैसे टर्मरिक था और लिटमस था, जो एसिड और बेस में डालने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब पीएच जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को यानी कि सूचकों को मिलाकर बना होता है। पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या मतलब होता है? पोटेंस, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पावर। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि पीएच की फुल फॉर्म हुई पावर ऑफ हाइड्रोजन। नाम से साफ है कि जो पीएच है वो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको नापता है, और उसी के बेस पे ये हमें बताता है कि जो भी सॉल्यूशन यानी कि विलयन हमें दे रखा है वो एसिडिक नेचर का है यानी कि अम्लीय प्रकृति का है, या फिर बेसिक नेचर का है यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। अब ये काम ये कैसे करता है? देखिए, जो हमें पीएच टेस्ट होता है वो एक स्ट्रिप की तरह मिलता है, जैसी स्ट्रिप हमें लिटमस में देखने को मिलती है। ठीक है, इस स्ट्रिप को जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो इस स्ट्रिप का कलर इन कलर में से कोई एक आ जाता है। ठीक है, ये इंडिकेटर है जिसपे 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, और हर नंबर का अपना एक अलग से कलर होता है। जो कलर आता है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जो 7 होता है इसमें वो न्यूट्रल को दिखाता है, यानी कि ना तो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एसिडिक है यानी अम्लीय है, ना बेसिक है यानी कि क्षारीय है। 7 से नीचे अगर वैल्यू आती है तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है यानी अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, 7 से जितना कम होता चला जाएगा पीएच की वैल्यू हमारी, सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा, यानी कि प्रबल अम्ल होता चला जाएगा। और 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू होती चली जाएगी सॉल्यूशन हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारक होता चला जाएगा। ठीक है, अब पीएच पता कैसे करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेस है? तो उसके लिए वो H+ आयंस की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर चेक करता है। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक होता चला जाता है। क्योंकि एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन रिलीज करना? H+ आयंस रिलीज करना। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ यानी कि 7 से बड़े नंबर की तरफ चलने लगते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगती है, जिस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है यानी कि क्षारक प्रकृति है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है एक ऐसा पैमाना है, ऐसा स्केल है जो हमें ये बताने के साथ साथ कि जो दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिडिक और बेसिक है, हमें ये भी बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें ज़रूरत क्या है पीएच की? देखिए, हमारे डेली रूटीन के बहुत से काम जो हैं वो पीएच के हिसाब से होते हैं। जैसे देखिए, हमारा जो शरीर है उसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.4 होता है। ठीक है,
जो हमारा शरीर है इस पीएच रेंज में अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा पीएच हो जाता है शरीर का तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब हम खेती करते हैं यानी कि फसल उगाते हैं तो वहाँ भी हमें सोइल का पीएच चेक करना पड़ता है, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सोइल का पीएच है वो 6 से लेके 7.5 के बीच की रेंज का होना चाहिए। अगर ये पीएच है तो हम खेती करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पीएच इससे कम या इससे ज़्यादा है यानी कि सोइल ज़्यादा एसिडिक नेचर की है यानी अम्लीय है, या फिर बेसिक नेचर की है यानी क्षारीय है, तो हम वहाँ पर खेती नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई ऐसा केस मिलता है यानी कि मिट्टी अगर हमें एसिडिक मिलती है तो हम उसमें बेस डालकर उसे न्यूट्रल करते हैं। अगर हमें मिट्टी ज़्यादा बेसिक मिलती है यानी कि क्षारीय मिलती है तो हम उसमें एसिड डालकर उसे न्यूट्रल करते हैं, जिस वजह से उस मिट्टी को फसल उगाने के लायक बनाया जा सके। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो टूथ डिके यानी कि जिसे दांत में कीड़ा लगना भी कहते हैं वो शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये होता किस वजह से है? जब हम काफ़ी टाइम तक बिना ब्रश किए रहते हैं तो हमारे मुंह में अलग अलग जर्म्स आ जाते हैं जो एसिड को रिलीज़ करते हैं यानी कि अम्ल को छोड़ते हैं मुंह के अंदर, जिस वजह से हमारे मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। और वही फिर क्या करने लगता है, हमारे दांतों को सड़ाने लगता है या फिर टूथ को डिके करने लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब हमें मधुमक्खी, चींटी वगैरह काट लेती हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे बड़े बूढ़े हमारे बताते कि कभी नींबू रगड़ने लग जाओ, कभी उस पर लोहा रगड़ने लग जाओ। तो भाई जो ये बी स्टिंग या फिर एंट बाइट होती हैं तो इनके अंदर पहले ही एसिड होता है। अब इस पे और हम नींबू रगड़ देंगे तो हमें आराम कैसे मिलेगा? ठीक है। लेकिन हमने साइंस पढ़ी है और हमें पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बेस, यानी कि अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है क्षार। तो हम जहाँ पर इन्होंने काटा है वहाँ पर कोई माइल्ड बेस यानी कि दुर्बल क्षार लगाते हैं, जिस वजह से वो एसिड को न्यूट्रल कर देता है और हमें दर्द होना कम हो जाता है। ठीक है। ये हुई पीएच की बात। अब हम जो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स, तो हम अब लवण यानी कि सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बनते कैसे हैं? मेनली जो इनका प्रोडक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? लवण का और जल का निर्माण करते हैं। तो ये लवण के बारे में ही हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और नोट करने की है। जब हमने ऊपर पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। तो जो लवण हमें मिलता है यानी सोल्ट मिलता है वो ना तो एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। अब ये बात पार्शियली ट्रू है। ऐसा क्यों है? चलिए इस बात को हम आपको समझाते हैं। देखो, जब बराबर पावर के एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं यानी कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब वो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म कर पाते हैं, जिससे सोल्ट हमारा क्या बनता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन बनता है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये करें कि जो हमने एसिड है वो तो हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, ठीक है, यानी कि अम्ल जो है वो प्रबल ले लिया हमने, और जो बेस है हमारा वो हमने वीक ले लिया। ठीक है। अब न्यूट्रल तो ये एक दूसरे को करेंगे, लेकिन क्योंकि बेस है वीक तो वो एसिड को पूरी तरह से, स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर सोल्ट बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? एसिडिक नेचर का वो सोल्ट हमारा बनेगा यहाँ पर। ठीक है। और अगर हम इससे उल्टा करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं वीक एसिड, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो करेंगे, लेकिन क्योंकि एसिड वीक है यानी कि अम्ल हमारा दुर्बल है, तो वो प्रबल क्षारक को यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो जो यहाँ पर हमारा सोल्ट बनेगा उसकी जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, यानी कि वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो लवण बनता है यानी कि सोल्ट बनता है वो हमेशा ही न्यूट्रल नहीं होता,
स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्ट हमारा एसिडिक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्ट हमारा बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ सोल्ट्स के यानी कि लवणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में हमें शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमें क्या चीज़ मेन याद रखनी है। ठीक है, जिस भी सोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले आप उसका जनरल नाम यानी कि जिस नाम से हम उसे जानते हैं उसे याद रखना है। ठीक है, दूसरा उसका केमिकल नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, यानी कि जो रासायनिक नाम होता है उसका वो याद होना चाहिए। तीसरा उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि जिसे हम आणविक सूत्र कहते हैं वो हमें याद होना चाहिए। और लास्ट में कैसे उसे बनाया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है ये चीज़ हमें समझनी है और याद करनी है। और लास्ट चीज़ है जो हमें उसकी याद करनी है वो है उसके यूजेस यानी कि उसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों चीज़ें हमें किसी भी सोल्ट के बारे में पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन सोल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो है NaCl यानी जिसे टेबल सोल्ट कहते हैं, जिसको हम खाने वगैरह में डालते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हम किस में करते हैं, फूड सीजनिंग में यानी कि भोजन को पकाने में किया जाता है। दूसरा है हमारा NaHCO3 जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, नाम में ही बेकिंग है तो इसका इस्तेमाल जो है खाने वगैरह को पकाने के लिए किया जाता है और एंटासिड्स बनाने के लिए किया जाता है। ये एंटासिड्स क्या होते हैं, हमारे पेट का pH 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कई बार हमारे पेट में जलन होती है। ठीक है, वो किस वजह से होती है, जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो वो हमारे पेट को जलाने लगता है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। तो उसको ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है अगर हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है यानी कि अम्ल को हमें उदासीन करना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा। तो ये जो NaHCO3 है ये सोल्ट होता है बेसिक नेचर का। किस नेचर का सोल्ट होता है, बेसिक नेचर का। तो इसका उपयोग एंटासिड्स बनाने में यानी कि जो एसिडिटी को ख़त्म करते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा सोल्ट है Na2CO3 जिसे हम वॉशिंग सोडे के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल क्लीनिंग यानी कि कपड़े धोने के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा CaOCl2 जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक की तरह किया जाता है पानी वगैरह को साफ करने के लिए। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम इन सब सोल्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सोल्ट है हमारा कॉमन सोल्ट। ठीक है, जिसे हम साधारण नमक खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल नाम है वो तो हमारा साधारण नमक हो गया यानी कि कॉमन सोल्ट हो गया जिसको हम खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड NaCl के नाम से इसे हम जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ये 2 आयन से मिलकर बनता होता है Na+ और Cl-। ठीक है, तो 3 चीज़ आ गई। पहला, इसका जनरल नाम क्या होता है, साधारण नमक यानी कॉमन सोल्ट। इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है Na+ और Cl-। ठीक है, अब अगला क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा कि ये कैसे बनाया जाता है। देखो, एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें मिलता है अगर हमें लेबोरेटरी में बनाना हो कि जब हम HCl की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं तो Na और Cl मिलकर हमें NaCl देते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, पानी। तो ये तो लेबोरेटरी में हो गया इसका। लेकिन क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है तो इसका प्रोडक्शन मास स्केल पे यानी बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो वहाँ पर इसे बनाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समुद्र पानी में बहुत सारे सोल्ट होते हैं जिसमें NaCl भी एक है। तो समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में इकट्ठा करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो सूरज की गर्मी की वजह से धीरे धीरे सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे सोल्ट्स के क्रिस्टल मिलते हैं हमें। ठीक है, तो वहाँ से हम साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का उत्पादन करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, तो वो हमने वहाँ पर पढ़ लिया था, खाना वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे दूसरे सोल्ट्स को या फिर दूसरे केमिकल्स को बनाने में भी होता है, जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे जितने भी सोल्ट्स हम आगे पढ़ेंगे इन सब का प्रोडक्शन या निर्माण हम NaCl की मदद से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूड प्रिजर्वेटिव में भी जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम सोल्ट का भी यूज़ करते हैं। किसको प्रिजर्व करता है? अचार वगैरह को, मछलियों को और मीट को प्रिजर्व करने का ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो फोटो दिखा रखी है, ये याद होगा आपको, 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च निकाला था, जहाँ पर उन्होंने नमक कानून को जाके तोड़ा था, ताकि जो देशवासी हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए नमक का उत्पादन खुद कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एक सोल्ट तो नहीं है, हमें पता है क्या है, ये बेस है यानी कि एक क्षारक है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो NaCl यानी कि साधारण नमक से किया जाता है। इसलिए हमें इसको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द यूजेस ऑफ NaCl है, NaCl का एक उपयोग है ये। ठीक है, होता क्या है ये? इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि प्रबल क्या होता है? बेस होता है, क्षारक होता है। ठीक है, निर्माण कैसे करते हैं? इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। कैसे बनाते हैं? देखिए, पानी, इसका नमक का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी नमक को पानी में घोल दिया जाता है। इसके बाद इसमें से जो है वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमने 8th में भी कई बार पढ़ रखा है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इस तरीके से 2 छड़ें यहाँ पर कार्बन की छड़ें लगाई जाती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है NaCl का सॉल्यूशन भरा जाता है। ठीक, और इन दोनों छड़ों को जोड़ दिया जाता है बैटरी के साथ। ठीक, तो इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमें जो है NaOH मिलता है। ठीक है, साथ में एनोड पर यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हमें Cl2 गैस देखने को मिलती है, और कैथोड पर यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हमें H2 गैस देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे आपको बहुत ज़रूरी से याद रखना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, क्या यूज़ होता है, और जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट सिर्फ NaOH नहीं होता, ये तो हमें जो है वो पानी में घुल के ही मिलता है, क्योंकि जो NaOH है वो पानी में घुलनशील है, तो जो NaOH का निर्माण होगा वो पानी में ही घुल जाएगा। लेकिन जो 2 गैसें हैं Cl2 और H2 वो हमें एनोड और कैथोड पर मिलती हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल क्या क्या हैं? तो इसका इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है, कागज़ और कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट क्या होता है? आपने SST में पढ़ा होगा, जो एल्यूमिनियम का ओर होता है, यानी जिससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, उसके प्योरीफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और कृत्रिम रेशो यानी कि आर्टिफिशियल कपड़े वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम अब अपने अगले सोल्ट पर आते हैं, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम होता है, यानी जिस नाम से हम इसे जानते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है यानी कि केमिकल नाम है इसका, वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका केमिकल नाम होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाने के लिए हम NaCl का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि जो अभी हमने ऊपर क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ी थी, ये वाली, यहाँ पर हमने वन ऑफ द प्रोडक्ट हमें क्या मिला था? क्लोरीन गैस मिली थी। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए हम इस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके ऊपर से इसे प्रवाहित करते हैं, यानी कि पास किया जाता है इसे ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर से। किसके ऊपर से? ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी कि सूखा बुझा हुआ चूना। ठीक है, सूखा बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर से इस गैस को प्रवाहित किया जाता है, और प्रोडक्ट के रूप में हमें
CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और H2O यानी कि जल मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़, इसका कॉमन नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, इसका केमिकल नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका फॉर्मूला हो गया CaOCl2। बनाया कैसे जाता है? ऊपर क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो हमें Cl2 गैस मिली थी उसे सूखे बुझे हुए चूने के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमें CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और साथ में हमें पानी मिलता है। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ क्या है, इसके यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, यूज़ मतलब वही, ब्लीच का मतलब साफ़ करना होता है, तो कपड़े वगैरह के उद्योग में कपड़े को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीने के पानी को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीडाइज यानी कि उपचयित कर देता है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि रुमाल पे कुछ दवाई सी लगाते हैं और उसे सुखा देते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, तो वो दवाई क्या होती है, क्लोरोफॉर्म होती है। बेहोश तो आदमी होता है, लेकिन फिल्मों में एक चीज़ गलत दिखाई जाती है कि वो आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है। उसमें एकदम से बेहोश नहीं होते, बेहोश होने के लिए क्लोरोफॉर्म से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हो गए। आगे चलते हैं, तो अब हमें निर्माण करना है। जो हमारा अगला सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारा कॉमन नेम हो गया क्या, बेकिंग सोडा। और इसका जो केमिकल नेम होता है यानी कि रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब तीन चीज़ें हो गई। चौथा चीज़, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सोलवे प्रोसेस, हिंदी में सोलवे प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें हम नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये है अमोनिया गैस। क्या है ये, अमोनिया गैस। जब इनकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या देखने को मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या देखने को मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NH4Cl का एक सोल्ट है और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है हमें NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्शन हो गया। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है बेकिंग में, यानी कि जो ये ब्रेड वगैरह, केक वगैरह को फुलाते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड्स यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने की दवाइयों में। आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वॉशिंग सोडा बनाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा ही के खाने वाले सोडा से इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वॉशिंग सोडा तो कॉमन नाम है जो हम जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। यानी कि ये जो मोलिक्यूल होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट का, उसके साथ 10 जो है वो वाटर के मोलिक्यूल लगे होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो पानी इस तरीके से लगा रहता है इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का जल बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका वॉशिंग सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि नमक का इस्तेमाल करके वही सोलवे प्रोसेस से हमने क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा बना लिया। और जब इस खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलती है। ठीक है, फिर जब इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, मतलब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। रिएक्शन यहाँ का अभिक्रिया का मतलब है इसका क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें Na2CO3.10H2O यानी कि हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो मिलता है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है अब इसके उपयोग, सबसे पहला तो क्योंकि नाम ही वॉशिंग सोडा है तो इसका इस्तेमाल कपड़े वगैरह धोने के लिए किया जाता है। और क्या इस्तेमाल है इसका, कांच, साबुन, कागज़ यानी कि ग्लास, सोप और पेपर वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, पानी की जल की कठोरता, कठोरता कौन सी, जब ये जो हमारा खारा पानी आता है जैसे ज़मीन का पानी हो गया
तो इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट मिले रहते हैं, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं देता तो वो ढंग से सफाई भी नहीं करता। तो पानी की हार्डनेस दूर करके ताकि साबुन अच्छे से काम कर सके, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम के बहुत से दूसरे कंपाउंड्स यानी कि यौगिकों को बनाने में ये इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण का जल क्या होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो केमिकली अटैच्ड होते हैं किसी भी सोल्ट के साथ, और किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में अटैच होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जैसे आपके स्कूल में या फिर लेबोरेटरी में आपसे क्रिस्टल बनाए गए होंगे, जिसमें आपने कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल बनाए होंगे जो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो मतलब चमकदार से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल्स में जो है पानी, उस क्रिस्टल के मॉलिक्यूल में पानी साथ में लगा होता है, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक तो अभी हमने वॉशिंग सोडा देखा था, जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल थे, यानी पानी के अणु थे, 10 पानी के अणु थे। ठीक है, इसी तरह कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें 5 पानी के अणु लगे रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लूइश कलर होता है, पानी लगे रहने की वजह से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जब हम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें गर्म करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वो ब्लू कलर के नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि गर्म करने पे जो इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से अपना ब्लू कलर भी खो देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वापस इनको वापस क्रिस्टलाइज किया जाता है तो वे वापस ब्लू कलर के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वापस से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ले लेते हैं, जिस वजह से ये वापस से ब्लू कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले ही एक कंपाउंड को हमें पढ़ना है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई का मतलब होता है 2 और हाइड्रेट का मतलब हो गया पानी। तो जिप्सम इसका कॉमन नाम हो गया। केमिकल नाम इसका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जो 2H2 है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं POP के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे कॉमन जगह जहाँ पर आपने इसको देखा है वो होता है जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो ये प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ये हमें मिलता कैसे है? जब हम अभी ऊपर हमने पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर मोलिक्यूल यानी 1.5 वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और इसमें सिर्फ आधा मोलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही बचता है, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिप्सम को लगभग जब हम 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यानी कि POP में बदल जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब हो गया जल, यानी कि कैल्शियम सल्फेट जिसके अंदर सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सिर्फ आधा अणु है। ठीक है, अब इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ क्या हैं? सबसे पहले इसका यूज़ है मोल्ड्स या फिर कास्ट बनाने में, यानी कि मूर्तियाँ और सर्जरी के लिए सांचे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉल्स सीलिंग जो आजकल चला हुआ है कि छत को ढकने के लिए हम उस पर अलग से एक छत लगवा लेते हैं जिसे हम फॉल्स सीलिंग बोलते हैं, तो वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टूटी हुई हड्डियों पे प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी POP की दोबारा से पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वापस से 1.5 मोलिक्यूल जो वाटर है वो ले लेता है और ये वापस से कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि वापस से किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया बेटे हमारा लास्ट था ये कंपाउंड हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया और जैसे पढ़ाया आपको समझ में आया होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9211385221 पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को उसी की उसी दिन सोल्व करके हम आपके पास भेज सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।